अभी हम देखते हैं कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे और डायरेक्ट्रिक डालने के इफेक्ट्स देखेंगे। डायलेक्ट्रिक slab inside a plane parallel plate कैपेसिटर। हमारे पास एक कैपेसिटर है जो आइसोलेटेड है, इस पे में चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है। ये कैपेसिटेंस है आइसोलेटेड, यानी कि कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई है। प्लेट एरिया ए है और ये डिस्टेंस है डी। तो हम यहाँ पे देखते हैं हाउ डू फॉलोइंग quantities change if a dielectric slab is introduced. First, capacitance. Second, electric field. Third, potential difference across कैपेसिटर। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनिशियली जब एयर था, एयर आएगी, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, तो इस पे जीरो, इधर चार्ज जीरो आएगा, इधर जीरो आएगा, अंदर प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से टोटल जो लाइन्स आएंगी वो आएंगी क्यू बाई एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी क्यू बाई ई एप्सिलॉन। अब हम इसके अंदर डायलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका कांस्टेंट है के, जिसका कांस्टेंट है के। तो अब हम एक डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं जिसका कांस्टेंट है के, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका कांस्टेंट है के। तो यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं जिसका कांस्टेंट है के। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही, डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही अंदर नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अंदर नई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, E will be equal to। तो अभी आइसोलेटेड है, प्लेट पे चार्ज सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा अगर आइसोलेटेड है, डायलेक्ट्रिक डालने से प्लेट्स पे चार्ज चेंज नहीं करेगा। डायलेक्ट्रिक की विड्थ होगी डी और मेटल प्लेट एरिया होगा डी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी होगी, ए के एप्सिलॉन। तो अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने का वर्क डन, ये आ जाएगा E इंटू डी। तो E इंटू डी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्यू बाई ए के एप्सिलॉन इंटू डी। तो नई जो कैपेसिटेंस आएगी, नई जो कैपेसिटेंस आएगी, तो अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज की है डायलेक्ट्रिक डालने से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज की है डायलेक्ट्रिक डालने से, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। तब नई कैपेसिटेंस आएगी, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी आएगा, सी कितना आएगा, क्यू बाई वी। सी कितना आएगा, क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी करेंगे, तो क्यू बाई वी करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ए के एप्सिलॉन बाई डी। तो डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, इनिशियल कैपेसिटेंस सी ए एप्सिलॉन बाई डी। डायलेक्ट्रिक डालने के बाद नई कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ए के एप्सिलॉन बाई डी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, देखते हैं कौन से चार्ज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी या कम होगी वो हमें देखना है किस चार्ज की वजह से है। तो हमने डायलेक्ट्रिक डाला है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है। अब हमने डायलेक्ट्रिक डाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसका मतलब चार्ज बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कम हो रही है उसका मतलब चार्ज कम हो रहा होगा। तो
अगले एग्जाम्पल में देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से है। अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखते हैं कैपेसिटेंस में एक डायरेक्टर स्लैब डालते हैं आधा वॉल्यूम, कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तो एयर में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और डायरेक्ट्रिक में कितनी होगी, ये हमें पता है कि डायरेक्ट्रिक में कम होगी। तो जैसे ही कैपेसिटर के अंदर डायरेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। तो हमें ध्यान ये देना है इलेक्ट्रिक फील्ड कम कौन से चार्ज की वजह से हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो चार्ज की वजह से बढ़ेगी या चार्ज की वजह से कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होती है। तो कहीं कोई चार्ज बढ़ रहा है, तो जब भी हम डायरेक्ट्रिक डालते हैं हमें देखना है कि डायरेक्ट्रिक डालने से कौन से नए चार्जेस आते हैं। तो कौन से नए चार्जेस आते हैं, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। A dielectric slab is inserted in half the volume of a charged isolated capacitor. Calculate electric field in air and dielectric region. Also find induced charges at surface of the electric। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक पहले पैरेलल कैपेसिटर है, हमारे पास एक पहले पैरेलल कैपेसिटर है, इस पे ऑलरेडी चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, प्लेट का एरिया ए है और ये इंटरप्लेट सेपरेशन डी है, ये इंटरप्लेट सेपरेशन डी है। अब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ये रीजन 1 लेते हैं, ये रीजन 2 लेते हैं, तो ये रीजन 1 है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये विड्थ है d/2। तो हमें देखना है इस ए रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसमें कितनी आएगी, इसमें कितनी आएगी। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैसे आइसोलेटेड कैपेसिटर था, इस पे चार्ज था प्लस क्यू, इस पे था माइनस क्यू, ये एरिया ए और ये विड्थ डी, ये विड्थ डी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जब यहाँ पे एयर थी, जब यहाँ पे पूरे में एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्यू चार्ज से क्यू एप्सिलॉन लाइंस निकलेंगी, पर यूनिट एरिया आएंगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन। तो इस रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं। तो ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 1 है। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1, यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ए एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है, और ध्यान रखिएगा ये कैपेसिटर आइसोलेटेड है, क्योंकि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालते ही कैपेसिटेंस बढ़ेगी और हमें पता है Q = C। अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, ऐसा नहीं कि C चेंज करने से चार्ज चेंज करेगा, अगर आइसोलेटेड है इसमें ना तो चार्ज आ सकता है ना जा सकता है, तो कैपेसिटेंस इसकी बढ़ेगी बट चार्ज सेम रहेगा। क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A एप्सिलॉन आएगी और यहाँ पे 1/k टाइम्स आ जाएगी Q/A/k एप्सिलॉन। तो दोनों रीजन में, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रहेगी, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी रहेगी। रीजन 1 2 है और रीजन 2 है। अभी देखते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है ये कौन से चार्ज की वजह से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है कौन से चार्ज की वजह से।
तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं, फिर से ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं इस बार। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, इस पे चार्ज प्लस क्यू इधर, इस पे चार्ज माइनस क्यू इधर। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना देते हैं, इसमें यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब बना देते हैं, और यहाँ से देखते हैं कितनी लाइन्स फोर्स आ रही है, यहाँ से देखते हैं कितनी लाइन्स फोर्स आ रही है। यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आएंगी क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू चार्ज से क्यू एप्सिलॉन लाइन्स निकलेंगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है या ई वन है, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आएंगी, वो भी होंगी क्यू बाई एप्सिलॉन। अब देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स आएंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्सेस, ये आ जाएंगी क्यू बाई के एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन लाइन्स फोर्स आ रही है, नीचे से कम जा रही है, तो इसका मतलब अपर सरफेस ये है और लोअर सरफेस ये है। अपर सरफेस के ऊपर से क्यू बाई एप्सिलॉन लाइन्स जा रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कम है, 1/k टाइम्स, तो यहाँ से जितनी आ रही है यहाँ पे 1/k टाइम्स जाएंगी, तो इसका मतलब अपर सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन्स फोर्स टर्मिनेट करेंगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस टर्मिनेटिंग एट अपर सरफेस, ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 1 माइनस 1/k। ऊपर से क्यू बाई एप्सिलॉन आ रही है, नीचे क्यू बाई के एप्सिलॉन जा रही है, तो इतना टर्मिनेट करेगा। तो इसका सीधा मतलब निकलता है, इसका सीधा मतलब निकलता है इसका सीधा मतलब निकलता है, यहाँ पे लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, यहाँ पे लाइंस टर्मिनेट कर रही हैं, जहाँ पे लाइंस टर्मिनेट करती है वहाँ पे कितना चार्ज आता है, नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज चार्ज ऑन upper surface of dielectric, charge on upper surface of dielectric will be equal to q1 minus 1/k with a negative sign, with a negative sign. अब देखते हैं, यहाँ से क्यू बाई के एप्सिलॉन लाइन्स आ रही हैं, नीचे से क्यू बाई एप्सिलॉन जा रही हैं, तो कम लाइन्स आ रही हैं और ज़्यादा जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ से लाइन्स फोर्स ओरिजिनेट कर रही हैं। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लोअर सरफेस, ये आएंगी क्यू बाई एप्सिलॉन 1 माइनस 1/k। इसका मतलब चार्ज ऑन लोअर सरफेस, चार्ज ऑन लोअर सरफेस विल बी इक्वल टू प्लस q1 माइनस 1/k। तो यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि कैपेसिटर के अंदर जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, कैपेसिटर के अंदर जैसे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में इलेक्ट्रिक कम होगी। अब हमें देखना है वो कम होगी तो कौन से चार्ज की वजह से होगी। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुए, तो जो भी इलेक्ट्रिक कम होगी वो चार्जेस की वजह से होगी, जो भी इलेक्ट्रिक कम होगी वो चार्जेस की वजह से होगी। तो यहाँ पे हम अब इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी कैपेसिटर की प्लेट्स, ये होगी कैपेसिटर की प्लेट्स, इस पे आ गया चार्ज प्लस क्यू, इस पे आ गया माइनस क्यू। तो कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। तो कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में होगी और बाहर नहीं होगी। अब देखते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज था, ये जो अपर सरफेस है, ये अपर सरफेस है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो अपर सरफेस है इस पे नेगेटिव चार्ज है, लोअर सरफेस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर जो भी सरफेस है। और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, d/2। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, d।
ये चार्ज कितना आएगा, ये चार्ज कितना आएगा माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। ये चार्ज कितना आएगा क्यू 1 माइनस 1 बाई के। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्लैब इंसर्ट करते ही चार्ज की 4 लेयर्स होंगी, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक अंदर होगी और इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक अंदर होगी और इस डायरेक्शन में होगी, इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक होगी और इस डायरेक्शन में होगी। अब ये दो प्लेट्स हैं, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक सिर्फ इतने रीजन में आएगी, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक सिर्फ इतने रीजन में आएगी, इन दोनों प्लेट्स की वजह से इतने रीजन में आएगी। तो इसका मतलब इतने रीजन में, इन दोनों प्लेट्स की वजह से इतने रीजन में, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है जो कैपेसिटिव प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड्स है, कैपेसिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक डाउनवर्ड्स है और इंड्यूस चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ है। तो साफ दिखाई दे रहा है जो इलेक्ट्रिक कम होगी सिर्फ डायरेक्टर के अंदर कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज reduced in dielectric due to induced charges। तो हमें यहाँ पे देखना है ये जो अंदर इलेक्ट्रिक कम हुई है किसकी वजह से हुई है, प्लस क्यू माइनस क्यू की वजह से पूरे अंदर इलेक्ट्रिक है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये भी कैपेसिटर की तरह प्लेट बनाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक अंदर रिवर्स आएगी। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक कम होगी वो किसकी वजह से होगी, इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगी। तो इस बात पे ध्यान देना है। तो किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम किससे प्लेस कर सकते हैं, चार्ज लेयर से। किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम किससे प्लेस कर सकते हैं, चार्ज लेयर से। तो अगला हम देखते हैं किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिप्लेस करेंगे, किसी भी डायलेक्ट्रिक स्लैब को इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे रिप्लेस करेंगे। अब देखते हैं डायलेक्ट्रिक स्लैब को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है वो चार्ज की वजह से होता है, मटेरियल की वजह से नहीं होता है। मटेरियल पे जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड होती है, मास की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो हमें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ये सब चीज़ें निकालनी है तो हमें इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे ही ध्यान देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट चार्ज distribution of dielectric placed inside a plane parallel plate कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम एक प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, बीच में एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। तो इसकी इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब की। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे जैसे कि हमने पहले देखा था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो पूरा ध्यान से देखना शुरू करते हैं। ये लेते हैं मेटल प्लेट्स, ये लेते हैं हम मेटल प्लेट्स। ये लेते हैं हम मेटल प्लेट्स, ये लेते हैं हम नीचे की मेटल प्लेट्स। इसमें जो प्लस क्यू चार्ज है वो इसके नीचे वाले सरफेस पे, इसके नीचे वाले सरफेस पे इंड्यूस है, ऊपर वाले पे जीरो है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके ऊपर वाले सरफेस पे है। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब में जो भी चार्ज आएगा नेगेटिव यहाँ पे आएगा ऊपर, नेगेटिव यहाँ पे आएगा ऊपर, और पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये हमने जैसे कैलकुलेट किया था, ये आया था -1
माइनस 1/k, ये आया था पॉजिटिव Q1 माइनस 1/k, इतना आया था और ये नेगेटिव आया था और ये पॉजिटिव आया था। तो हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस सब चार्जेस की वजह से होंगे, तो सिर्फ चार्ज देखना है, मटेरियल नहीं देखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, तो इसका नेगेटिव चार्ज लेना है, पॉजिटिव चार्ज लेना है और यहाँ पे क्या डालना है, k इज इक्वल टू 1, यानी कि डायलेक्ट्रिक को हटा देना है। दिस इज इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, यहाँ पे भी ई नॉट है, यहाँ पे ई नॉट बाई के आएगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आनी चाहिए इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आनी चाहिए और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के आनी चाहिए। इक्विवेलेंट का मतलब इट शुड बी इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट का खास मतलब है इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल पाए, इस एयर गैप में, इस एयर गैप में और डायलेक्ट्रिक में। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कर्डियस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कर्डियस है, तो यहाँ पे भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कर्डियस है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सरफेस पे डायलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो ये वाली इक्विवेलेंट सिचुएशन कब के लिए लेनी है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फॉर ऑल केसेस एक्सेप्ट एट सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक। इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वैलिड, दिस एग्जैक्टली इक्वल टू दिस केस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक निकाल सकते हैं, इतने रीजन के अंदर निकाल सकते हैं, इतने के अंदर निकाल सकते हैं, इतने के अंदर। तो इस एयर गैप में ई नॉट है, इसमें ई नॉट है, ई नॉट आएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर भी निकाल सकते हैं और ए में भी निकाल सकते हैं, पर डायलेक्ट्रिक के ऊपर के सरफेस पे नहीं निकाल सकते, सरफेस के ऊपर निकाल सकते हैं, सरफेस के नीचे निकाल सकते हैं। तो डायलेक्ट्रिक के लोअर सरफेस के ऊपर निकाल सकते हैं और नीचे निकाल सकते हैं, सरफेस पे एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते। तो इक्विवेलेंट सिचुएशन में भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह निकाल सकते हैं एक्सेप्ट सरफेस ऑफ डायलेक्ट्रिक। इक्विवेलेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कैलकुलेशन ऑफ E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, दिस इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, बाकी हर जगह निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेटल प्लेट के नीचे, ये नेगेटिव डायलेक्ट्रिक सरफेस के ऊपर, ये पॉजिटिव डायलेक्ट्रिक सरफेस के नीचे, ये नेगेटिव मेटल सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल किसकी वजह से आएंगी, तो डायलेक्ट्रिक या तो पूरा देखें या डायलेक्ट्रिक पे जो चार्जेस इंड्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल उसकी वजह से निकालें, उसकी वजह से निकालें। अब एक काम करते हैं, कैपेसिटर की एक मेटल प्लेट दूसरे को कितना फोर्स देती है ये देखेंगे। कैपेसिटर की एक प्लेन पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर की एक प्लेट दूसरी प्लेट को कितना फोर्स देती है, उसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी प्लेट की फोर्स कैसे चेंज करेगी, ये हम दोनों केस में देखेंगे। कैपेसिटर आइसोलेटेड रहेगा और कैपेसिटर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे रहेगा। तो हम एक काम करेंगे नेक्स्ट, एक मेटल प्लेट दूसरे पे कितना फोर्स देती है ये भी देखना है अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जब कैपेसिटर कांस्टेंट चार्ज पे है तो कैपेसिटर कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे है और डायलेक्ट्रिक स्लैब अंदर इंसर्ट करने का असर क्या आएगा। अब हम देखते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय मेटल प्लेट्स। Force exerted by one metal plate of parallel plane plate capacitor on other metal plate after before and after insertion of a
dielectric slab at first constant charge, second at constant potential डिफरेंस। तो हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ये एक मेटल प्लेट है, ये दूसरी मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट का एरिया ए है और ये डिस्टेंस डी है। तो केस वन लेते हैं, कांस्टेंट चार्ज बिफोर इंसर्शन ऑफ मेटल प्लेट, बिफोर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने से पहले हम देखेंगे एक प्लेट दूसरी प्लेट को कितना फोर्स देती है। ये एक मेटल प्लेट है, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे है माइनस क्यू। ये प्लस क्यू नीचे वाले सरफेस पे आएगा, ये माइनस क्यू ऊपर वाले सरफेस पे आएगा। तो किसी भी चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए पहले चार्ज हटा के वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लेट रखेंगे, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट रखेंगे, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इसकी वजह से देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। एक लेयर पे चार्ज है, एक लेयर पे चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E विल बी इक्वल टू Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिंगल लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंगल लेयर है, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज Q है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी आएगी Q बाई A। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस पे चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है। तो फोर्स देखने के लिए सिर्फ चार्ज देखना है। तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज ये माइनस, ये चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, अगर चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो इस प्लेट पे अपवर्ड फोर्स पड़ेगी Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, उसमें पॉइंट चार्ज हो या बड़ा चार्ज हो, फोर्स आएगी Q इंटू E। तो ये फोर्स आ जाएगी Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले इस प्लेट पे फोर्स आएगी Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। हम देखते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब, ये प्लेट थी, इस पे चार्ज प्लस क्यू था, इस पे माइनस क्यू था। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, जिसका कांस्टेंट है K। तो इसके ऊपर के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नीचे के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्योंकि प्लेट आइसोलेटेड है तो इस पे चार्ज सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ गया, तो अब देखते हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिर्फ ऊपर के चार्ज की वजह से आएगी। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू 1 माइनस 1 बाई के। यहाँ पे डायलेक्ट्रिक के लोअर सरफेस पे चार्ज है प्लस क्यू 1 माइनस 1 बाई के।
तो हमें लोअर सरफेस पे फोर्स निकालनी है, हमें लोअर सरफेस पे फोर्स निकालनी है, लोअर प्लेट पे फोर्स निकालनी है। तो ये प्लस क्यू चार्ज तो यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये आ गया, डायरेक्ट्रिक स्लैब के लोअर सरफेस पे चार्ज ये आ गया। तो हमें लोअर मेटल प्लेट पे फोर्स निकालनी है। तो अब इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो फिर से होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन, फिर से आ जाएगा Q बाई 2A एप्सिलॉन। तो हम देखते हैं लोअर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नीचे की तरफ, लोअर सरफेस पे चार्ज है -Q। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो लोअर सरफेस पे जब फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, लोअर सरफेस पे जब फोर्स आएगी ऊपर की तरफ, ये अपवर्ड फोर्स, ये जो लोअर प्लेट है इस पे चार्ज -Q है, इस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स आएगी, ये फोर्स आएगी Q इंटू E, तो ये आ जाएगा Q इंटू Q बाई 2A एप्सिलॉन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन। हमें एक आइडिया रहता है कि डायरेक्ट्रिक डालने से हर कुछ 1/k हो जाएगा। तो अगर ये आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक डालने पे ऊपर की सरफेस पे चार्ज जाएगा, नीचे की सरफेस पे चार्ज जाएगा, तो इलेक्ट्रिक अंदर डिक्रीज करेगी, इस मेटल प्लेट पे नहीं करेगी, इस पे नहीं करेगी, तो इस पे फोर्स सेम रहेगी। तो ये डायरेक्ट्रिक स्लैब डालने से इस प्लेट पे चार्ज क्योंकि आइसोलेटेड है चेंज नहीं करेगा, इस पे भी चेंज नहीं करेगा, तो इस डायरेक्ट्रिक स्लैब की वजह से अंदर ही इलेक्ट्रिक डिक्रीज होगी, यानी कि इस मेटल प्लेट पे फोर्स सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्स ऑन मेटल प्लेट remains same, remains same। अब हम देखते हैं सेकंड केस, अब हम देखते हैं सेकंड केस एट कांस्टेंट PD। तो हमारे पास एक पैरेलल कैपेसिटर है, इसमें देखते हैं पहले बिफोर इंसर्शन डायरेक्ट्रिक। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, V है, मेटल प्लेट का एरिया A और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D ले लेते हैं। तो केस सेकंड देखते हैं एट कांस्टेंट PD। तो हमने देखा कांस्टेंट चार्ज पे डायरेक्ट्रिक स्लैब डालने से मेटल प्लेट पे कोई फोर्स पे अंतर पड़ने वाला नहीं है, मेटल प्लेट के फोर्स पे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो केस सेकंड के लिए देखते हैं डायरेक्ट्रिक स्लैब डालने से पहले, तो इस ऊपर की प्लेट पे चार्ज +Q आएगा, इस पे नीचे Q आएगा। तो ऊपर की प्लेट पे चार्ज आएगा +Q, नीचे पे आएगा -Q। यहाँ पे बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहाँ पे हम साफ देख लेते हैं, ऊपर का एरिया A है, तो जैसे कि पहले निकाला था, ये चार्ज इसको फोर्स दे रहा है, इस पे चार्ज Q है, इस पे -Q है, तो ये Q कितना आ जाएगा C इंटू V, ये कितना आ जाएगा A एप्सिलॉन बाई D इंटू V। और इस पे फोर्स जैसे हमने पहले निकाली थी, इस पे जो फोर्स आएगी ऊपर की तरफ आएगी माइनस चार्ज पे, ये कितनी आएगी Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन, Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन। अब देखते हैं आफ्टर इंसर्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट्रिक डालते हैं, ये डिस्टेंस D है, ये एरिया A है, ये बैटरी लगी हुई है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि हम सेकंड केस ले रहे हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके अंदर एक स्लैब अगर डाल दें, इसके अंदर एक डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K।
तो देखते हैं यहाँ पे चार्ज क्यू डैश हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू डैश हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गई है। अब क्यू डैश कितना हो जाएगा, सी डैश इंटू वी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से ये बढ़ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा प्लेट पे। तो लोअर प्लेट पे डाइलेक्ट्रिक की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऊपर की वजह से होगी, जैसे कि हमने पहले देखा है। इस लोअर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल प्लेट के नीचे के चार्ज डाइलेक्ट्रिक के ऊपर और डाइलेक्ट्रिक के नीचे। तो मेटल प्लेट का चार्ज यहाँ पे प्लस लिया था, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर का माइनस लिया था, डाइलेक्ट्रिक के नीचे का प्लस लिया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से जीरो आई थी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इन दोनों की वजह से नहीं होगी, इस नेगेटिव और पॉजिटिव वजह से कैंसिल करेगी। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी, यहाँ पे जो फोर्स आएगी, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो फोर्स आएगी क्यू डैश इंटू ई, क्यू डैश इंटू ई। अब देखते हैं ई कितना आएगा, ई कितना आएगा, दिस ई विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा क्यू डैश बाय 2a एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है। तो नीचे की प्लेट पे ऊपर के चार्ज की वजह से फोर्स आ रही है, यहाँ पे भी नीचे की प्लेट पे ऊपर की वजह से फोर्स आ रही है, क्योंकि कांस्टेंट चार्ज पे था, डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालने से चार्ज बढ़ गया, क्यू से कितना हो गया क्यू डैश, क्यू से कितना हो गया क्यू डैश। तो अब क्यू से क्यू डैश हो गया, बढ़ गया, तो इस पर फोर्स बढ़ जाएगी। तो अब नई फोर्स कितनी आ जाएगी, अब नई फोर्स कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं नई फोर्स आ जाएगी, दिस न्यू फोर्स विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू क्यू डैश स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटर कांस्टेंट चार्ज पे है तो अगर डाइलेक्ट्रिक डाला जाए, इसका एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है। विड्थ को छोड़ दो, विड्थ कम होगी या बराबर होगी, या बराबर से हल्का सा कम होगी, तो दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स देंगे उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्योंकि दोनों प्लेट पे चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा क्यू आएगा सी वी, वी कांस्टेंट है, सी बढ़ने से क्यू बढ़ जाएगा, सी बढ़ने से क्यू बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा क्यू डैश। तो इस पे फोर्स बदलेगी, तो इस पे फोर्स बदलेगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक के दूसरे इफेक्ट्स देखते हैं। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं अलग अलग तरीके से और उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना देखते हैं। तो वापस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस खत्म करने के लिए किसी भी प्लेन पैराप्लेट या स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डालते हैं और देखते हैं उनकी कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट लेके। अभी हम देखते हैं पैराप्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक अगर डालेंगे दो तरीके से और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है। तो पहले एग्जांपल लेते हैं। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ प्लेन पैरेलल प्लेट capacitor when a dielectric is inserted in half the volume as shown। हमारे पास एक पैरेलल कैपेसिटर है, हमारे पास एक पैरेलल कैपेसिटर है, प्लेट का एरिया ए है और ये डिस्टेंस बी है। पहले केस में हम एक डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इस तरह से, इसका कांस्टेंट है के, ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2। पहला केस ये है। दूसरे केस में प्लेट का एरिया ए है, ये डिस्टेंस है d, आधे वॉल्यूम में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका कांस्टेंट के है, आधे वॉल्यूम में इस तरह से डाइलेक्ट्रिक डालते हैं जिसका कांस्टेंट के है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से है और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से हमने डाला है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से हमने डाला है। तो यहाँ पे d/2 आएगा, ये d/2 आएगा और आधे वॉल्यूम में डाला है, ये पूरा है। तो यहाँ का एरिया आएगा a/2 और यहाँ का एरिया आएगा a/2। तो हम
पहले केस का कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो हम पहले केस में कैपेसिटेंस निकालते हैं, उसके बाद दूसरे केस में कैपेसिटेंस निकालेंगे। पहले केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को निकाल देते हैं, इस पे चार्ज देते हैं प्लस क्यू, इस पे देते हैं माइनस क्यू, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को यहाँ पे डालते हैं जिसका कांस्टेंट है के। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये मेटल प्लेट है। तो हमें कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है, एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, एक मेटल पे माइनस क्यू देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस सी आएगा, क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस सी आएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी, के टाइम्स हो जाएगी, 1 बाई के टाइम्स ए के एप्सिलॉन नॉट, ए के एप्सिलॉन नॉट। मैं जरा थोड़े टाइम के लिए इस डिस्टेंस को d1 ले लेता हूँ और इसको d2 ले लेता हूँ। इस डिस्टेंस को d1 ले लेता हूँ, d2 ले लेता हूँ, जानते हुए कि ये d/2 है, ये d/2 है, तो अलग अलग ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E1 d1 प्लस E2 d2। एक यूनिफॉर्म चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म फोर्स पड़ेगी E1, यहाँ पे पड़ेगी E2, तो यहाँ का वर्क ना आएगा E1 d1 प्लस E2 d2, E1 d1 प्लस E2 d2, ये आ जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d1 प्लस Q बाई ए के एप्सिलॉन नॉट d2। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी 1 बाई सी कितना आएगा, डेल्टा वी बाई क्यू, क्योंकि क्यू बाई डेल्टा वी कैपेसिटेंस होगी, डेल्टा वी बाई क्यू इलास्टेंस होगी। तो ये आ जाएगा d1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस d2 बाई ए के एप्सिलॉन नॉट। तो बिल्कुल ऐसा लगेगा d1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगी इतने पोर्शन की इलास्टेंस, ये होगी इतने पोर्शन की इलास्टेंस। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई सी विल बी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से पड़े हुए हैं, तो हम मान सकते हैं ये और ये सीरीज में है। तो द सिस्टम कैन बी टेकन एज ए combination of two capacitors in सीरीज। तो इन दोनों को हम सीरीज में मान सकते हैं। यहाँ पे तो एकदम क्लियर है, इतनी प्लेट और इतनी प्लेट को लेके एक कैपेसिटेंस लेते हैं, इतनी प्लेट और इतनी प्लेट को लेके एक कैपेसिटेंस लेते हैं जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो पहले कैपेसिटेंस के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दूसरे के बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो ये प्लेट इसके साथ जुड़ी है, ये प्लेट इसके साथ जुड़ी है, तो साफ दिखाई दे रहा है ये कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल है। तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो इनके बीच में उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो सेकंड केस में तो साफ दिखाई दे रहा है, इसको हम दो कैपेसिटर में बांट सकते हैं, जो कि किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है। तो सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस को करने के लिए हम क्या करते हैं, ये पोर्शन पहला ले लेते हैं और ये पोर्शन जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है इसको दूसरा पोर्शन ले लेते हैं। ये और ये किस में आएंगे, पैरेलल में। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2, यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस, C2 क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस। तो ये डिस्टेंस अगर D है तो ये एरिया आएगा A/2, ये एरिया आएगा A/2। तो C1 प्लस C2 ये आ जाएगा A/2 एप्सिलॉन बाई D प्लस A/2 के एप्सिलॉन बाई D। तो अगर हम इस तरह से स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो ये और ये एयर गैप को एक कैपेसिटर देते हैं और डाइलेक्ट्रिक को एक कैपेसिटर देते हैं, ये दोनों आएंगे सीरीज में। अगर इस तरह से डालते हैं, ये एक कैपेसिटेंस और ये पैरेलल में, ये साफ दिखाई दे रहा है। सीरीज तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, पर पैरेलल तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक सर्किल कैपेसिटेंस में आधे में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, और देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी। अब एक स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, आधे वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। half the
volume of spherical parallel plate capacitor is filled with dielectric. Find its कैपेसिटेंस। तो ये एक स्फेरिकल मेटल प्लेट है, ये दूसरी स्फेरिकल मेटल प्लेट है, इसका रेडियस a, इसका रेडियस b। इसके अंदर आधे वॉल्यूम में एक डायलेक्ट्रिक डाला है जिसका कांस्टेंट है k। इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस देखते हैं। इसका रेडियस a, इसका रेडियस b। कहीं कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है तो इसकी कैपेसिटेंस आएगी 4 पाई एप्सिलॉन ab बाई b माइनस a। अब इसके दो टुकड़े कर देते हैं, ये ऊपर का हाफ और ये नीचे का हाफ, ये रेडियस a और ये रेडियस b। इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो ये बनेगा। तो ये प्लेट इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगी, इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे ताकि ये बनेगा। इन दोनों को हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो ये बनेगा। तो ऊपर वाले का कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं, नीचे का C2 ले लेते हैं। तो हमें पता है C कितना आएगा, C1 प्लस C2, क्योंकि हमें पता है बिकॉज C1 इज इक्वल टू C2, दिस इम्प्लाइज C1 विल बी इक्वल टू C2 विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A। तो ये स्फेरिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, इसमें कोई भी डायलेक्ट्रिक नहीं था। ऐसे काट देंगे तो ऊपर का कैपेसिटेंस नीचे का कैपेसिटेंस कितना होगा, आधा, क्योंकि सीरीज में ऐड होते हैं। तो इसका जितना भी होगा ऊपर का आधा, नीचे का आधा। अब ये बनाने के लिए हमें काम करते हैं, ऊपर के आधे को ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस तो आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A। नीचे वाले में डायलेक्ट्रिक भर देते हैं, नीचे वाले में डायलेक्ट्रिक भर देते हैं जिसका कांस्टेंट K है। तो नीचे वाले की कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, तो ऊपर वाले की कैपेसिटेंस अब C1 रहेगी, तो C1 डैश ले लेते हैं। नीचे वाले की कैपेसिटेंस C2 डैश कितनी आएगी, 2 पाई K एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A, क्योंकि डायरेक्ट्रिक डालते ही कांस्टेंट कितनी टाइम्स हो जाएगा। तो ये बनाने के लिए इन दोनों को कैसे ऐड करना पड़ेगा, पैरेलल में, दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे। तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड ऐसे करके ऐड करेंगे तो एक पूरा कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐसे ऐड करेंगे तो नई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, C1 डैश प्लस C2 डैश। तो C इक्विवेलेंट यानी कि C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A, ये कॉमन आ जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस K आ जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले डायलेक्ट्रिक साइड बताएंगे, इसको ऐसे काटेंगे, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट, C1 ऊपर की कैपेसिटेंस नीचे की कैपेसिटेंस C2 दोनों बराबर आएंगे। दोनों को कैसे ऐड करेंगे, बनेगा पैरेलल में, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर, तो दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे तो बनेगा। तो इसका मतलब C1 प्लस C2 कितना होना चाहिए, C के बराबर, और हमें सिमेट्री से दिख रहा है C1 C2 के बराबर है, तो C1 C2 बराबर होंगे, कितना हो जाएगा, इसका आधा। अब एक काम करते हैं, ऊपर के आधे को ऐसे लेते हैं, नीचे में डायरेक्ट डालते हैं, फिर से ऐड कर देते हैं, फिर से दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कैपेसिटेंस बन जाएगा। तो ऊपर की कैपेसिटेंस तो C1 डैश C1 के बराबर रहेगी, 2 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A। नीचे में डायलेक्ट्रिक पड़ा तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी, कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगी, K टाइम्स। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 डैश प्लस C2 डैश, तो इतना आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, एक प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एंड डायलेक्ट्रिक स्ट्रैप्स डालते हैं दो तरीके से, और दोनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, Consider a plane parallel plate capacitor of area
A is equal to L into L square plate. Now N dielectric slabs are inserted as shown. Find equivalent capacitance in both cases. पहला केस है, ये पैराप्लेट कैपेसिटर है, ये पैराप्लेट कैपेसिटर है, ये एरिया है A इज इक्वल टू L इंटू एल, ये साइड भी L और ये साइड भी L. इसमें डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने कुछ इस तरह से डाले हैं. पहला डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट K1 और थिकनेस D1. दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट K2 और थिकनेस D2. लास्ट डायलेक्ट्रिक स्लैब इसका कांस्टेंट Kn और ये थिकनेस Dn. यहाँ से करके हमने n स्लैब्स डाले हैं, इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है. और सेकंड ये हमारे पास एक मेटल प्लेट है कैपेसिटर की, ये एरिया है L इंटू एल, ये लेंथ L, ये लेंथ L. इसमें हम डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हमने इस तरह से डाले हैं, ये डायलेक्ट्रिक स्लैब इसकी कांस्टेंट K1, ये दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब इसका कांस्टेंट K2, ये लास्ट डायलेक्ट्रिक स्लैब जिसका कांस्टेंट Kn. इस डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस D1, इसकी D2, इसकी Dn, और दोनों के बीच का सेपरेशन है D. यानी कि डायलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस D1 रहेगी, हाइट रहेगी D, और अंदर की तरफ डेप्थ रहेगी L. तो यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस की तरह ये स्लैब है, ये D, ये D1, और इस तरह से जो लंबाई अंदर की तरफ आएगी, जो अंदर की तरफ चौड़ाई आएगी, वो आएगी स्मॉल l. तो इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है. तो पहले पार्ट का हम सॉल्यूशन लिखते हैं. पहले पार्ट में क्या होगा, दिस विल बी इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम इज इक्विवेलेंट ऑफ n capacitors in series. तो यहाँ पे पूरी कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 1/c कितना आएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/cn. तो ये कैपेसिटेंस आएगा C1, ये आएगा C2 और ये आएगा Cn. तो ये सब किस में आएंगे, सीरीज में. सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से आती है. तो ये आ जाएगा D1/AK1 एप्सिलॉन प्लस D2/AK2 एप्सिलॉन प्लस DN/AKN एप्सिलॉन. So this will be equal to summation of 1/A epsilon DI/KI, I is equal to 1 to N. अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्क्रीटली वेरी कर रहे हैं, D1 तक सेम रह रहा है, फिर बदल के D2 तक सेम रह रहा है, फिर बीच में बदल रहा है. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 1/A epsilon समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to DA2 की आएगी. अगर यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली ऐसे वेरी कर रहा होता तो ये सिग्मा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिस्क्रीटली वेरी कर रहा है, कुछ देर तक सेम रह रहा है, झटके से बदल रहा है, तो डिस्क्रीटली चेंज कर रहा है. अगर ये कंटिन्यूसली वेरी करता तो यहाँ पे समेशन की जगह इंटीग्रेशन आ जाती. सेकंड लेते हैं, ये कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C2, ये कैपेसिटेंस Cn, ये मेटल प्लेट्स दो है, ये मेटल प्लेट सब किस में लगे पैरेलल में. तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2 टिल Cn. तो C1 कितना आएगा, इसका जो मेटल प्लेट एरिया आएगा, अगर 3D में बनाते हैं तो मेटल प्लेट इस तरह से आएगा. तो ये विड्थ तो L है और ये कितनी है D1. तो पहले का एरिया कितना आएगा, L D1 एप्सिलॉन बाय
डी, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी यहाँ पे आएगा K1, यहाँ पे आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट प्लस L D2 K2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा L एप्सिलॉन नॉट बाई डी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n KI DI। तो यहाँ पे अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली वेरी नहीं कर रहा है, डिस्क्रीटली वेरी कर रहा है तो समेशन आ गई। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से कंटिन्यूसली वेरी करे तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन आएगी। तो अगला क्वेश्चन हम उसी का लेते हैं, अभी हम अगले दो एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डायलेक्ट्रिक डालते हैं। एक में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली वेरी करेगा अलोंग द लेंथ, एक में करेगा परपेंडिकुलर द प्लेन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ए पैरेलल स्क्वायर प्लेट capacitor as shown is filled with a डायलेक्ट्रिक। तो पहले कैपेसिटर बना लेते हैं। ये प्लेट है, यहाँ पे लेते हैं हम एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी लेते हैं एक्स एक्सिस और यहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस। ये लेते हैं y इज इक्वल टू 0, ये लेते हैं y इज इक्वल टू d। तो दोनों प्लेट की सेपरेशन d होगी। ये विड्थ लेते हैं l, यानी कि प्लेट का एरिया हो जाएगा l इंटू l। तो पहले केस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी करेगा, k इज इक्वल टू k नॉट बाई ax प्लस b, where K naught, A and B are positive constants. Find capacitance। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरी कर रहा है ए वाई प्लस बी। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से वेरी कर रहा है, ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स है। तो y इज इक्वल टू 0 पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k नॉट बाई बी। जैसे ऊपर चलते रहेंगे डिनोमिनेटर बढ़ता रहेगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू d तक। तो जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। इसके अंदर डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें डायलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो इस तरह से घट रहा है क्योंकि इस तरह से जाने से y बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालना है, हमें यहाँ पे कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है। तो अगर किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट की A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, अगर डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो वो हो जाता है A के एप्सिलॉन बाई डी। कंडीशन ये है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, डायलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला आएगा, बट यहाँ पे डायलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको छोटे छोटे स्लैब्स में काट देते हैं। एक छोटा सा स्लैब लेते हैं यहाँ पे, एक छोटा सा स्लैब लेते हैं यहाँ पे, इस डिस्टेंस को लेते हैं y, इस डिस्टेंस को लेते हैं dy। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कांस्टेंट काफ़ी वेरी करेगा क्योंकि y वेरी कर रहा है। इतने रीजन dy में y से लेके y प्लस dy तक वेरी करेगा। डायरेक्टली कांस्टेंट को प्रैक्टिकली कांस्टेंट माना जा सकता है। तो इस पूरे स्लैब के अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। इसको अगर छोटे छोटे स्लैब्स में काट लिया जाए, हर एक की विड्थ बहुत कम है, तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले सकते हैं, इसका भी यूनिफॉर्म ले सकते हैं, हर एक का यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हम क्या मानेंगे,
एक कैपेसिटेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सब किस में है? सीरीज में। और यहाँ पे डायरेक्टरी कांस्टेंट वेरी कैसे कर रहे हैं? कंटिन्यूसली। तो पिछले एग्जांपल से हम देख सकते हैं 1 बाय कैपेसिटेंस, तो इतने की कैपेसिटेंस हम लेते हैं DC, इतने की कैपेसिटेंस लेते हैं DC, तो पहले की लेते हैं DC1, दूसरी की लेते हैं DC2, तीसरी की लेते हैं DC3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 बाय DC1 प्लस 1 बाय DC2 प्लस 1 बाय DCn। तो पहले की कैपेसिटेंस DC1 लेते हैं, दूसरी की DC2 लेते हैं, किसी की DC3 लेते हैं, लास्ट की DCn लेते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? सीरीज में। तो सीरीज में ये फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे समेशन लगाना है या इंटीग्रेशन, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ 1 बाय DC। DC क्या आएगी? किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटेंस, किसी भी एलिमेंट की कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे देखते हैं 1 बाय DC, तो इतने की कैपेसिटेंस क्या आएगी? इतने का एरिया आएगा, इतने का एरिया आएगा, इतने का एरिया आएगा L स्क्वायर, इतने का एरिया आएगा L स्क्वायर, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा K एप्स नॉट, पर विड्थ कितनी आ जाएगी? डिवाइडेड बाय, नीचे dy आएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा? dy। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से लेके d तक। इसे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से लेके d तक। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये आ जाएगा dy बाय L स्क्वायर K कितना आ जाएगा? K नॉट, ऊपर आ जाएगा ax प्लस बी ay प्लस बी, ay प्लस बी। तो dy को इसके बाद लिखना चाहिए, तो dy को हमें इसके बाद लिखना चाहिए dy। तो L स्क्वायर आ गया, K आ गया, यहाँ पे आ गया एप्स नॉट, यहाँ पे आ गया एप्स नॉट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? 0 से d तक। तो ये 1 बाय L स्क्वायर, dy यहाँ पे आ गया, K यहाँ पे आ गया, K एप्स नॉट यहाँ पे आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। ay प्लस बी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा a d स्क्वायर बाय 2 प्लस बी डी डिवाइडेड बाय L स्क्वायर K नॉट एप्स नॉट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। आंसर आएगा a d स्क्वायर बाय 2 प्लस बी डी होल डिवाइडेड बाय L स्क्वायर K नॉट एप्स नॉट। तो अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इस तरह से वेरी कर रहा है तो इसको छोटे छोटे स्लैब्स में ऐसे काटेंगे। ये सारे स्लैब्स कैपेसिटेंस बनेंगे, वो सारे कैपेसिटेंस किस में आएंगे? सीरीज में आएंगे। तो सीरीज में हम क्या करेंगे? 1 बाय C कितना होता है? 1 बाय DC1 प्लस 1 बाय DC2 प्लस 1 बाय DC3 एंड सो ऑन। तो पिछले केस में जो समेशन था यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे करके वेरी कर रहा है, जिसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे करके वेरी कर रहा है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे वेरी कर रहा था, इस बार देखते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे वेरी करेगा और हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये विड्थ है L, प्लेट की विड्थ है L, तो एरिया आएगा L इंटू L। तो यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K नॉट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है इसका ax प्लस b। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा? बिल्कुल यहाँ पे x इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा? ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y है। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा? x इक्वल टू l। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा b, यहाँ पे होगा al प्लस b। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे किस तरह से वेरी कर रहा है? इस तरह से। पिछली बार कैसे वेरी किया था? इस तरह से। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालनी है, तो अपन क्या करते हैं? इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो अपन इसको अब कैसे करके स्लैब्स में काटेंगे? इस तरह से करके स्लैब्स में काटेंगे। तो पहले वाले का कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं DC1, लास्ट वाले का कैपेसिटेंस मान लेते हैं DCn। तो ये सारे कैपेसिटेंस किस में आएंगे? तो इस केथ का मान लेते हैं DC। ये सारे कैपेसिटेंस किस में आएंगे? पैरेलल में DC2 प्लस DCn, क्योंकि सारे पैरेलल में हैं
और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे समेशन नहीं आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी। इंटीग्रेशन आती है सब्सक्रिप्ट हट जाएगा। डीसी का मतलब किसी भी kth एलिमेंट की कैपेसिटेंस, किसी भी kth एलिमेंट की कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, इतने का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं k, इतने का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लेते हैं k, तो इसका मल्टीप्लिकेट एरिया कितना आएगा, ये विड्थ आएगी। तो यहाँ से इसको लेते हैं x और इस विड्थ को लेते हैं dx, इस विड्थ को लेते हैं dx, इतने को लेते हैं x, इतने को लेते हैं dx, तो मल्टीप्लिकेट एरिया कितना आएगा l dx, तो मल्टीप्लिकेट एरिया कितना आएगा l dx, तो कैपेसिटेंस आएगी मल्टीप्लिकेट एरिया k एप्सिलॉन, तो वो लिखते हैं यहाँ पे k एप्सिलॉन बाई d, बाई d, बाई यहाँ पे डालते हैं d, और ये इंटीग्रेशन आएगी, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आएगी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l। तो ये पूरी इंटीग्रेशन करने के लिए व्हाट वी विल डू इज एप्सिलॉन k, k कितना आएगा ax प्लस b, यहाँ पे l को यहाँ पे लिख देते हैं, dx को यहाँ पे लिख देते हैं, डिवाइड बाई d को यहाँ पे लिखते हैं, ये करते हैं 0 टू l, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी l एप्सिलॉन a l स्क्वायर बाई 2 प्लस b इंटू l होल डिवाइडेड बाई d, होल डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे वेरी कर रहा है तो इसको ऐसे स्लाइसेस में काटेंगे, ये सारे स्लाइस किस में आएंगे, पैरेलल में। अगर पैरेलल में आएंगे तो पहले स्लाइस का कैपेसिटेंस DC1, दूसरे का DC2, kth का DC लास्ट का DC है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे आएगी, DC1 प्लस DC2, तो ये समेशन बनेगा या इंटीग्रेशन। अगर डिस्क्रीटली वेरी कर रहे हैं तो समेशन बनेगा, अगर कंटिन्यूसली वेरी कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन बनेगा। तो DC की वैल्यू कितनी आएगी, कैपेसिटेंस कितना आएगा, a k एप्सिलॉन बाई d, a आ जाएगा l dx, k आएगा एप्सिलॉन बाई विड्थ, तो l को यहाँ पे लिख देते हैं, एप्सिलॉन को यहाँ पे लिख लेते हैं, k की जगह क्या डालते हैं x प्लस बी डिवाइड बाई डी, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, पहले प्लेट कैपेसिटी की हमने कैपेसिटेंस निकाली, अब एक काम करते हैं, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेन प्लेट्स हैं, बट दोनों के इतना हल्का सा एंगल है, तो इनकी कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है ये अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक एग्जांपल लेते हैं, ये स्क्वायर प्लेट है, दिस इज स्क्वायर कंडक्टिंग प्लेट, इसका एरिया है L इंटू एल, इस लेंथ को हम ले लेते हैं L, इस लेंथ को हम ले लेते हैं इस लेंथ को हम ले लेते हैं L, और बिल्कुल इसके ऊपर एक दूसरी प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर ये वाला एंगल थीटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, यहां से सेपरेशन है d, यहां से सेपरेशन है d, दिस इज अदर कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट ये, एक ये है, ये सेपरेशन d है, तो ये सेपरेशन ज़्यादा होगी, ये सेपरेशन ज़्यादा होगी, तो ये एज इसके ऊपर है, ये एज इसके ऊपर है, यहाँ पे डिस्टेंस d है, तो ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है a k एप्सिलॉन बाई d, ये कब वैलिड है, जब दोनों प्लेट्स पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल नहीं है तो वैलिड नहीं है। पैरेलल होने का मतलब हर जगह डिस्टेंस, हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो a k एप्सिलॉन बाई d कब वैलिड होगा, जब हर जगह डिस्टेंस d यानी कि प्लेट्स पैरेलल है और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्म है। अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें काट काट के सेक्शंस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसका एरिया को मतलब नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे d चेंज करता जा रहा है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, तो पैरेलल प्लेट्स नहीं है, तो हम कैपेसिटेंस डायरेक्टली निकाल नहीं सकते हैं। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो एक काम करते हैं, इसके और उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, बट दो लाइंस खींचते हैं, ऐसे करके दो लाइंस खींचते हैं, इसको लेते हैं x, इसको लेते हैं dx। ये हाइट और ये हाइट में बहुत डिफरेंस है, इस हाइट और इस हाइट में बहुत कम डिफरेंस है, तो इस हाइट और इस हाइट को सेम ले सकते हैं। तो
इसका मतलब अगर इस पूरी प्लेट को हम ऐसे करके सेक्शंस में काटना शुरू करें, ऐसे करके सेक्शंस में काटना शुरू करें, एक स्लाइस ऐसे काटे, दूसरी स्लाइस ऐसे काटे, लास्ट स्लाइस ऐसे काटे, तो ये कैपेसिटेंस ये और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो पहले कैपेसिटेंस में दोनों प्लेट्स पैरेलल जा सकती है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम माना जा सकता है, तो ये कैपेसिटेंस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना जा सकता है। तो पूरे को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें और इस डिस्टेंस में काफ़ी डिफरेंस है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस करीब करीब सेम है, तो इन दोनों प्लेट्स को हम पैरेलल मान सकते हैं। तो इन दोनों प्लेट्स को हम पैरेलल मान सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो इसका कैपेसिटेंस हम लेते हैं DC1, इसका कैपेसिटेंस लेते हैं DCn। तो ये सारे किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? DC1 प्लस DC2 प्लस DCn। अब ये विड्थ कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ nth एलिमेंट। तो ये nth एलिमेंट कितना आएगा? ये nth एलिमेंट कितना आएगा? अब ये देखते हैं, ये एलिमेंट, तो इसकी कैपेसिटेंस आएगी A एप्सिलॉन। A कितना आएगा? L dx। ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये भी L है, तो एरिया कितना आएगा? L dx एप्सिलॉन। A एप्सिलॉन बाय विड्थ। तो ये डिस्टेंस तो D है, ये डिस्टेंस तो D है, ये है x, तो ये कितना आएगा? x tan थीटा। ये कितना आएगा? x tan थीटा। तो ये कितना आएगा? D। तो दिस विल बी इक्वल टू D प्लस x tan थीटा। तो इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? 0 to L। इसको इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? 0 to L। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 by tan थीटा, 1 by tan थीटा, क्योंकि tan थीटा कांस्टेंट है, 1 by tan थीटा एप्सिलॉन L इंटू ln ऑफ D प्लस x tan थीटा 0 to L। तो ये कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन L by tan थीटा ln ऑफ D प्लस L tan थीटा डिवाइडेड बाय D। तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।